अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरकोट एसडीटी। आज मैं मौजूद हूं चौधरी खालिद गनी साहब जो एक्स एमपी हैं पीएमएलएन के, उनके साथ आज हमारा वीलॉग होगा और उनसे हम पूछेंगे उसका जो लाइफस्टाइल है, उन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की और फिर वो सियासत में कैसे है। आज उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने मैट्रिक पीएफ स्कूल शोरकोट कैंट से किया था। और आपका फेवरेट टीचर कौन सा था? वहाँ उस वक्त हमारी ना एक मिस अहमद होती थी जी। तो आजकल तो रिटायर हो गई हैं, ये शोरकोट में रह रही हैं, तो वो मेरी फेवरेट टीचर थी। और इसके बाद आपने जो मिडल और मैट्रिक इंटर वो किस स्कूल या कॉलेज से की? मैट्रिक मैंने आपको जैसे गुजारिश की है कि मैंने कैंट से की थी जी। और फिर एफए और बीए जो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज शोरकोट से किया। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज शोरकोट का आपने नाम लिया, जब आप एमपी बने तो आपने वहाँ एडमिन ब्लॉक एक बनवाया, जहाँ आज क्योंकि मैं भी वहीं अभी बीएस कर रहा हूँ तो वहाँ तकरीबन 1500-1600 के करीब तादाद है, लेकिन वो एडमिन ब्लॉक अभी कम है, उनको अभी मजीद जो है एक ब्लॉक चाहिए। तो एक तो हम आपको इस पर मुबारकबाद भी देते हैं क्योंकि कि आपने ये एक बहुत अच्छा काम किया, और मजीद भी उनको जो है एक दो ब्लॉक चाहिए। तो इसके बारे में आप अगर आइंदा आप एमपी बनते हैं तो इसके बारे में आप क्या बताएं? वो एडमिन ब्लॉक नहीं है, वो पूरा मतलब ये कॉलेज की पूरी बिल्डिंग है जिसमें एडमिन ब्लॉक भी है, क्लासेस भी हैं और जो है अपना लेबॉर्ट्रीज भी हैं, यानी पूरा जो एक कॉलेज की बिल्डिंग है वो मैंने नई उनको दी थी क्योंकि वो पुरानी जो थी वो खस्ता हालत थी और 2001 में उसको डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन जो हमारे उसके वक्त के नुमाइंदे थे जो 13 तक 12 तक रहे हैं, उन्हें उस पर तवज्जो नहीं दी। जब मैं 13 में एमपीए बना हूँ उस वक्त मैंने उस पर कोशिश की और जो हमारे उस वक्त सेक्रेटरी थे जो डेवलपमेंट के थे हायर एजुकेशन, मुझे नाम उनका भूल गया, वो पठान थे, गवर्नमेंट के पी के से थे, तो मैंने उन्हें ये कहा था कि मुझे किसी ने नहीं कहा, लेकिन चूँकि मुझे इस कॉलेज से प्यार है, मैं 4 साल यहाँ पढ़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है प्रॉपर बाइज़्ज़त तरीके से पढ़ें। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि अगर आपको प्यार हो तो बिल्डिंग बने, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग बनी। और ये आपका एजाज़ है कि आप वह एमपी थे जिन्होंने वहाँ ये बिल्डिंग कॉलेज में बनवा कर दी। ज़माने तालिब इल्मी में क्या आपको उस वक्त सियासत का शौक था या बाद में? मेरे जो वाले साहब यहाँ से काउंसलर बनते थे, उसमें टाउन कमेटी थी, अब तो म्यूनसिपल कमेटी है, और चेयरमैन 2 दफ़ा मेरे वाले साहब बने हैं। तो ऑब्वियसली मुझे जब मेरे वाले साहब पहली दफ़ा काउंसलर बने थे, मेंबर उसको कहते हैं टाउन कमेटी, तो मुझे याद है कि किसी बंदे ने मुझे कंधे पे उठाया हुआ था जी। तो मैं उस वक्त से ही मतलब सियासत में इंटरेस्ट है, जो वाले साहब थे घर में सियासत की बातें होती थी तो फिर वो मेरा भी इंटरेस्ट है। सियासत में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? मेरे वालिदैन से जब मैं प्रैक्टिकल सियासत में तो उस वक्त तो मेरी वालदा थी, वाला साहब उस वक्त इस दुनिया में नहीं थे, अल्लाह उन्हें बड़ी की रहमत करे। वालदा साहबा थी और फिर मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया, मेरी वाइफ ने किया सपोर्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी वाइफ तो बाकायदा मेरी जो हैं मेरे भाइयों की जो वाइफ है वो भी सब बड़े, हम ये हमारी ख़वातीन जो हैं वो भी बड़ा मिल के इलेक्शन मतलब वो लड़ती हैं और वोट डोर टू डोर मांगती हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका ही बड़ा हिस्सा, खुसूसी तौर पर जो मेरी वाइफ है उसका जो मेरी इस कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ है। जब आप सियासत में आए, आपने सियासत में कदम रखा, क्या सोचकर रखा सियासत में कदम कि आगे जाकर मैंने क्या करना है और अपने मुल्क या अपने ज़िला के लिए क्या काम करना है, ये आपने क्या सोचकर सियासत में कदम रखा? सच्ची बात तो ये है कि मैं जो फैमिली लेगेसी लेके आगे चला था कि मेरे वाले साहब वो 91 के स्टार्ट में फौत हुए हैं, तो मैं फिर 92 में काउंसलर बना, क्योंकि जहाँ से मेरे वाले साहब काउंसलर बनते थे मैंने वहाँ से फिर इलेक्शन लड़ा, मैं काउंसलर बन गया। मतलब उस वक्त तो यही थी कि चूँकि मेरे वालिद बने थे, फिर फैमिली लेगेसी लेके चला था, लेकिन फिर बाद में जब फिर ऐसा था फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया
कि फिर लोगों के दुख सुख में शामिल होना, डेवलपमेंट के काम। तो फिर मैं मतलब मेरे लिए ये कि आप इसकी इबादत भी समझ लें, एक रूटीन मैटर भी समझ लें। मैं जब तक वो 2 4 10 लोगों को डेली मिलता नहीं था और उनके काम वगैरह नहीं करवाता, तब मुझे कुछ अपने आप में कमी महसूस होती थी। लोग सियासत को इबादत समझकर सियासत में आते हैं, क्या ये बात बिल्कुल सही है? मैं इससे एग्री नहीं करता। बिल्कुल। हाँ। क्योंकि जब सारे लोग नहीं आते, सब सब सारे लोग नहीं आते, कुछ लोग आते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा लंबा टॉपिक है और इस पे बहुत सारे लोगों की अगर मैं कहूँगा तो दिल आज़ारी होगी। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जैसे वो पंजाबी के एक शेर है कि कुछ दे पर्दा रख ले हट्टी वाले, रहन दे मोमी लिफाफा रहन दे, आप इसे मोमी लिफाफा ही रहने दें। क्या आपने खुद भी कभी काउंसलर या म्यूनिसिपल कमेटी का इलेक्शन लड़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 92 में काउंसलर बना था। उस वक्त मैंने कास्टिंग से वो 65% मैंने वोट लिए थे कास्टिंग वोट में से। और फिर दोबारा जब 99 में इलेक्शन हुआ बल्दियाती, उस वक्त मैं फिर बना दोबारा काउंसलर उसी वार्ड से, और फिर मैंने 68% लिए थे कास्टिंग वोट में से। और उस पहले बार 92 में कोशिश की थी, मैं चेयरमैन नहीं बन सका था। फिर 99 2000 में जाके फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं चेयरमैन टाउन कमेटी भी बना। और उसके बाद फिर मैं वो फिर परवेज़ शरीफ का coup हो गया, हमारी 10 महीने के बाद छुट्टी हो गई, तो इदारे ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने नया निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया बल्दियात का, तो उसमें फिर जहाँ हम चेयरमैन बनते थे वहाँ नाज़िम बनने लगे। वो नाज़िम का डायरेक्ट इलेक्शन था पूरे शहर से। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में इसमें हिस्सा लिया, उसमें भी मैं बना। और 2005 का जो इलेक्शन था उसमें भी मैं बना। तो इसमें जो मेरी जो कामयाबी है, सबसे पहला तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक की मुझ पे ख़ास रहमत है। दूसरा इसमें मेरे दोस्त अहबाब, मेरी बरादरी और मेरे जितने मिलने वाले हैं, मेरे मतलब मेरे अपने भाइयों को, और इनके अलावा जो मतलब मुझे है, मेरे दोस्तों की बड़ी सपोर्ट थी। और मेरे जो बरादरी उसकी मुझे बड़ी सपोर्ट थी। और जो मेरे बाकी दीगर मिलने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। सबसे पहले जब आप सियासत में आए तो आपने कौन सी पार्टी को चॉइस किया कि मुझे किस पार्टी में जाना चाहिए? मैं शुरू से ही नून में रहा हूँ, मेरे वालिद साहब भी नून में ही थे, मुस्लिम लीग में थे, उस वक्त मुस्लिम लीग थी, नून बाद में बनी है। यानी मैं किसी और पार्टी का कभी मेंबर नहीं बना। जब आप पहली बार एमपीए बने तो आपने क्या सोचा कि मुझे अपने शहर के लिए क्या करना है? जी मैं ये बताता हूँ, क्योंकि मैं 2 दफ़ा जब नाज़िम बना था उस वक्त चूँकि मेरा हल्का सिर्फ शहर था, इसमें मैंने काफ़ी उस वक्त डेवलपमेंट करवाई थी। ये जो आपको 16 एकड़ का सुल्तान बाबू पार्क नज़र आ रहा है, इसमें मुझ गरीब की और मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा भी काफ़ी हिस्सा है कि ये ख़त्म हो गया था, पार्क बना नहीं रहे थे। मैंने उनसे दोबारा मीटिंग करके कुछ चीज़ें इसमें ख़त्म करके पैसे कुछ कम करवा के ये पार्क भी बनवाया, और ख़वातीन के लिए चांदनी पार्क के चौकी ग्राउंड जिसको हम कहते थे, वो भी मैंने ये बनवाए थे। और शहर में कोई मतलब वर्ल्ड बैंक की ताबन से बने थे, और सड़कें भी मैंने की बनवाई थी। यानी इससे मतलब वो फंड्स तो गवर्नमेंट ने दिए, लेकिन इसमें मेरी जिद्दोजहद भी शामिल थी कि ये हमारे यहाँ बने। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आप एमपीए बने तो उस वक्त हमारे सिटी में कोई ग्राउंड्स वगैरह नहीं थे, तो आपने कभी ये सोचा कि हमारे शोरपुर सिटी में कोई क्रिकेट ग्राउंड भी होना चाहिए? मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, मैं जैसे बना था तो मैंने जो मेरी प्रायोरिटी थी उसमें जो तालीमी इदारे थे वो थे, और हेल्थ। मैंने हॉस्पिटल में तकरीबन 7-8 करोड़ लगाया। उसके बाद 1122 जो ये मतलब शोरपुर तहसील है, ये 16वीं तहसील थी पंजाब में, जहाँ पे ज़िला जंग में दूसरी तहसील थी, मतलब ज़िले के बाद यहाँ पे आया अपना 1122 आई। फिर मैंने यहाँ बॉयज़ कॉलेज की बिल्डिंग दी, गर्ल्स कॉलेज शोरपुर में नया बनाया, गर्ल्स कॉलेज शोरपुर सिटी को मैंने बिल्डिंग दी, एक ब्लॉक दिया। इस तरह बहुत सारे तकरीबन जितने स्कूल थे उनको ब्लॉक्स दिए। प्राइमरी से मैंने हाई स्कूल, प्राइमरी से मैं मिडिल करवाया, मिडिल से हाई स्कूल करवाए। जो हमारे देहातों में थी ये जो जाती हमारे जो हॉस्पिटल्स थे, आरएससी थे या बीएचयू थे, वहाँ मैंने 24/7 ये सर्विस शुरू करवाई डिलीवरी के लिए। जो हमारी बच्चियों को या हमारी बहनें जो डिलीवरी केसेस होते थे, वो हम 24 घंटे वहाँ सर्विस दी थी विद एम्बुलेंस, जो अब नहीं है वहाँ। बिल्कुल। जब आप पहली बार एमपीए बने तो सबसे पहले आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिले या हमजा शहबाज? मियाँ शहबाज। आपकी मुलाकात कैसे अरेंज हुई? वो तो मैं लिख के देना होता है वहाँ पे कि मैं मिलना चाहता हूँ, फिर वो टाइम दे देते हैं, फिर उस टाइम पे आपकी मुलाकात हो जाती है। 2018 के इलेक्शन में
आपने खुद टिकट नहीं लिया था या आपको टिकट नहीं, मैं टिकट लेके आया था, टिकट उन्होंने मुझे दिया था, बल्कि वो कह रहे थे कौमी भी लड़े। लेकिन यहाँ जब हालात बन गए ऐसे कि मेरा माविया साहब के साथ पैनल बन रहा था, माविया साहब ने कहा कि जी अगर आपने नून की टिकट पे इलेक्शन लड़ना है तो मैं अक्सर पैनल ही बनाता, क्योंकि मेरा जो थिंक टैंक है, मेरे दोस्त अब भाई सब मिल के फैसला करते हैं इलेक्शन के बारे में, पॉलिसीज। तो उस वक्त सब ने यही किया कि आप आज़ाद लड़े, आज़ाद लड़के। फिर अगर मैं बन जाता तो मैंने जाना नून में ही था, लेकिन बस वो 3,500 से 10 में जीत गया, उधर से मैं हार गया, पर मुझे हरा दिया गया। बिल्कुल। तो मैं वो मतलब ना फिर ज्वाइन कर सका। लेकिन मैंने जब इलेक्शन ख़त्म हुआ 15 दिन बाद मैं हमजा साहब से जाकर फिर मुलाकात की थी, उनको सारे अपने हालात बताए थे और उनसे माफ़ी मांगी थी कि मुझसे ये गलती हुई है और मैं अपनी इस गलती पे आज तक पछता रहा हूँ। जहाँ बहुत सारी गलतियाँ मैंने ज़िंदगी में और की हैं, तो ये मेरी सबसे बड़ी सियासी गलती थी कि जो मैंने टिकट छोड़ी। मैं इलेक्शन था, मैं 1100 से हार, मैं 2200 से हार गया था, लेकिन मुझे टिकट नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ ये मेरी गलती है और ये जो मुझे खबर तक ये मुझे मेरे जहन में रहेगी, ये मुझे नहीं करना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो 2018 का इलेक्शन था वो किसी के से कोई ढका छुपा नहीं है कि वो किस तरह का इलेक्शन था। जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई तो आपको क्या महसूस हुआ कि ये जो तब्दीली का नारा लगा कर आए हैं, क्या वाकई वो तब्दीली ले आएंगे या फिर जो है वो मजीद महंगाई कर देंगे या गुर्बत में इजाफा होगा? देखिए, अगर आप जब 2018 में हमारी नून की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, अगर आप उस वक्त डॉलर देखें, आप आटा देखें, आप बिजली देखें, पेट्रोल देखें, और उसके बाद इस हमारे इस मुल्क को, हमारे इस घर को इस तरह डिसऑर्डर किया गया कि 3.5 साल में इसको तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया गया। मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ से बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, लेकिन उन्हें भी वो 1.5 साल में अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद वो मैं नहीं समझता कि हम वो मतलूबा नतीजे हासिल कर सके हैं जो वो हासिल करना चाहते थे। उसका नेक्स्ट फिर ये हुआ है कि मतलब उनसे वो मैं समझता नहीं कंट्रोल हो सका, तो वो भी महंगाई में बढ़ रही है। अभी मैं अल्लाह खैर करे, मायूस नहीं होना चाहिए बंदे को अपने मुल्क के मुस्तकबिल से, बबस्सारा शजर से उम्मीदें बाहर रख, इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा उसी तरक्की के गामजन होंगे और जो हमारे ये जो मामलात हैं मुआशी या हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, जो इंशाअल्लाह ताला वो जब हमारी ये नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट नून की ही बनेगी, तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर हल होगी। उस वक्त उन्हें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। महंगाई कुछ आलमी लेवल पे भी है और कुछ हमारा डॉलर भी हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये डॉलर कंट्रोल नहीं होगा, अगर हम ये सब्सिडीज देते हैं, मैं ये पता नहीं मेरी उसकी क्या पॉलिसी होगी उनकी, हमारी जो अगर हुकूमत इंशाल्लाह बनती है। लेकिन मैं ज़ाती तौर से समझता हूँ कि ये जो सरकारी पेट्रोल पर 85,000 गाड़ी गलत चल रही है, ये जो सब्सिडीज देते हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। जो बिजली पर सब्सिडी या बिजली के फ्री यूनिट्स दे रहे हैं ये ख़त्म होनी चाहिए, जो मराहत हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि MN MPs को, जो सेनेटर्स को जो मराहत मिलती है ये भी नहीं मिलनी चाहिए कि जो भी MP MNA या सेनेटर बनता है वो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो ये जो बरात याफ्ता तबका है ना जी, ये ख़त्म होनी चाहिए चीज़ें। मतलब बहुत अफसोस है कि 1 करोड़ बंदा के लिए ये हमारे 20 करोड़ अवाम, 22 करोड़ अवाम वो मेहनत करते हैं 1 या 2 करोड़ को सहूलियात देने के लिए। भाई भले हम टैक्स इनडायरेक्ट देते हैं, कुछ हमारा कल्चर टैक्स देने का नहीं है, हमें टैक्स भी देना चाहिए, लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो कौन सा सही जगह पे लगना। हमें बहुत ज़्यादा हर जो हमारा शुबा है उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है, हर शुबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ जैसे या नवाज शरीफ जैसे ही बंदों की ज़रूरत है जो इन पॉलिसी पर अमल करवाएं और हर शोबे को रिविजिट करें। 2019 में कोविड-19 आया, उसके बाद मईशत जो है वो ठप हो गई। क्या आपको ये महसूस नहीं होता कि जो मईशत को ब्रेक लगी वो 2019-20 उस वक्त लगी या बाद में लगी? देखें, उस वक्त मैं नहीं समझता कि हमारी माशियत कितनी ब्रेक लगी, क्योंकि बाहर से हमें इमदाद भी बहुत ज़्यादा मिली। बिजनेस था लोगों का, कुछ लोगों का बिजनेस खत्म मतलब कम हो गया, कुछ लोगों का बिजनेस जो है उल्टा बढ़ गया कोविड में। तो इतना मतलब ये हमें नुकसान नहीं हुआ कि जो इतना इन्होंने ये बहाना बनाया है कि ये मतलब
कि हमारा हम सिर्फ कोविड की वजह से पीछे गए हैं, उसकी और बहुत सारी वजूहत थी। कोविड तो हमारा चला, हम रिकवर कर गए थे, कोविड में हमने काबू भी पा लिया था। तो और बहुत सारे चीज़ें थी जिनकी वजह से हमारा मुल्क पीछे गया। 2018 में जब हुकूमत आई, 2018 में जब ये हुकूमत आई तो नैब को बेजा अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, और आज वो ही नैब, वो भी आज अपोजिशन के खिलाफ जो है वर्क कर रहा है। क्या ये नैब के इदारे को ख़त्म होना चाहिए? क्योंकि ये बड़ी पार्टी ये कह चुकी है कि नैब के इदारे को ख़त्म होना चाहिए। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि नैब के इदारे को रहना चाहिए, लेकिन हर इदारे को अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए। नैब एक ऑटोनमस इदारा है। अगर उस वक्त उन्होंने अपोजिशन को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की, वो भी गलत है। अगर आज कोई अपोजिशन को दीवार से लगाने नैब के जरिए कर रहा है, मैं समझता हूँ वो भी गलत है। नैब वालों को भी अपना रिविजिट करना चाहिए। जो उनको इख्तियार दिए गए हैं, उन इख्तियार को विद इन लिमिट्स जो उनको दिए इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि आप कहते हैं कि जी आप पे इतने अरब का इल्ज़ाम है, बाद में आप कहते हैं नहीं जी वो तो सब गलत है। मैं समझता हूँ ये पैसे का ज़िया है, वक्त का ज़िया है, और इससे मुल्क की तरक्की रुकती है। इसको इनको इन सारी चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो टॉप लीडरशिप है या जो भी सियासी जमातें हैं उनकी जो टॉप लीडरशिप है, उन्होंने नैब के केसेस भुगते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह नून लीग ने या पीपल पार्टी आपस के खिलाफ उन्होंने केसेस किए हैं। जो अभी पीटीआई की हुकूमत गई है, उसके बाद भी जो है नैब में कुछ चेंजेस की गई, जो तरमीम की गई, क्या वो तरमीम सही है? मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि वो तरमीम की गई है, वो जिन्होंने 50 करोड़ का किया, वो इतना ज़्यादा इनको नहीं करना चाहिए था। इसको 10, 12, 15 करोड़ तक रखते, इससे ऊपर होगी तो वो नैब पकड़ेगा। 50 करोड़ तक मैं समझता हूँ कि जो उनको सीलिंग दे दी है ना, ये बहुत ज़्यादा। ये लास्ट टाइम जब कौमी असम्बली की मियाद ख़त्म हो रही थी, तो जो उस वक्त कानून साजी की गई, जो इस वक्त अपोजिशन है, वो कह दिया कि गवर्नमेंट के पूरे मेंबर भी असम्बली में नहीं आते थे, क्योंकि अपोजिशन नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने जल्दी में बहुत ज़्यादा बिल जो है पास अच्छा, मुझे ये मतलब मैं आपसे भी सवाल करता हूँ कि अपोजिशन क्यों नहीं थी? इनकी अपनी नालायकी की वजह से बाहर निकले हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की बहुत बड़ी गलती थी जो उससे असेंबली से निकला है। उसे चाहिए था कि असेंबली में बैठ के मुकाबला करता, फिर आज ये बात ना करता। फिर जब जिसके पास इक़्तिदार है, ये तो उनकी जब ज़बानी कलामी बातें हैं ना, ज़ाहिर है कोरम तो उसी वक्त निशानदेही हो जाती है कि कोरम पूरा नहीं है। वो बाहर, आप बाहर बैठ के भले जो मर्जी कहते रहे, भाई आपके पास आपके मेंबर थे, आप आते असेंबली में, आप क्यों नहीं आए? अगर इमरान खान की जो जमात है वो असेंबली में रहती, तो मेरे ख्याल में पीडीएम को टफ टाइम दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल टफ टाइम, इसमें कोई शक नहीं। जब पीडीएम की हुकूमत इक़्तिदार में आई तो आपको क्या महसूस हुआ? कुछ उम्मीद, कुछ किरण, कुछ आपको क्या महसूस? जी, उस वक्त बड़ी उम्मीद थी कि मुल्क के हालात बदलेंगे, पॉलिसीज बदलेंगी। लेकिन मेरा पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था, उर्दू पॉइंट मान लिया, तो उसमें मैंने कहा था कि ये मेरी ज़ाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं। ये मेरी ज़ाती राय है कि मियाँ साहब को असम्बली जब वज़ीर बने थे, ये हफ्ते 10 दिन को तोड़ देनी चाहिए थी, इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद हालात जो है ना जी, वो बदतर ही होते गए हैं, वो कंट्रोल नहीं हुए। इतने हालात पहले ख़राब थे कि हालात कंट्रोल ही नहीं हो सके। इसमें इन्होंने अपनी बड़ी कोशिश की है। मतलब वो IMF वाले मामला थे, सऊदी अरब से पैसे लिए, कतर से लिए, UAE से लिए, चाइना से लिए, यानी क्योंकि पीटी की गवर्नमेंट जो हमारा जो थे ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात, जो सियासी ताल्लुकात दूसरे मुल्क के साथ, उनको बिल्कुल तबाह कर दिया था। इन्होंने वो सारा उसको रिवाइव किया, और जो मतलब मामला थे वो सारे इन्होंने सीधे किए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारा मुश्किल हल नहीं है, हम भीख लें, हम उनसे खैरात मांगें, उनसे इमदाद मांग के हम अपना मुल्क चलाएं। इस तरह मुल्क नहीं चलते। आपने कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ ये फैसला कर चुके थे कि जो है हमें असम्बली तहलील कर देनी चाहिए, हालांकि वो डेट पहुंच चुके थे कि शहबाज शरीफ असम्बली को डिसॉल्व करने के लिए। लेकिन एक बात ये सामने है कि जब मियाँ साहब ये फैसला कर चुके थे और उनकी जमात भी ये फैसला कर चुकी थी, लेकिन जब इमरान खान ने फिर धरने का ऐलान किया, उस वक्त मियाँ साहब ने अपना फैसला सर जी, एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा जो मतलब मेरे इल्म में बात है, डेट्स फाइनल हुई हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है, सारी जमातें ऑन बोर्ड है। लेकिन चूंकि वो PM कहती थी कि जी अब ये शुभ दिन नहीं होगा, वफाल जब वो निकालती थी
जो हमारी उस वक्त की खतून अव्वल थी, उस वक्त इमरान को कहते थी कि अभी इलेक्शन, अभी नहीं तुमने इलेक्शन में जाना, तो वो साहब नहीं जाते थे। असल प्रॉब्लम ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पीडीएम की जो 16 माह की हुकूमत थी, अवाम के सामने जब मतलब पीडीएम की हुकूमत आई तो हमें भी ऐसा फील होता था कि महंगाई और ये गुर्बत वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। क्या 16 माह की जो पीडीएम की कारकर्दगी है, आप उससे मुतमईन हैं? उन्होंने कोशिश की है, जी। लेकिन वो जो उनका था वो टारगेट वो पूरा नहीं हो सका। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। ये हमारे मतलब लोन्स हैं, हमारी जो बाद में हमारा वो जो प्रोग्राम था वो हमारा IMF आगे ना चल सका, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज उस वक्त गवर्नमेंट की वजह से वो चीज़ें आगे नहीं चल सकी। जब आप 2023 के इलेक्शन में जाएंगे अवाम के पास, क्योंकि हर सियासी जमात का जब वो अपना टेन्योर पूरी कर लेती है तो वो अवाम के पास जाती है, अपना एक बयानिया बना कर जाती है कि जो आप वो तरक्याती काम करते हैं वो अवाम के सामने पेश करते हैं और फिर वोट लेते हैं। 2023 में जब इलेक्शन होगा तो PMLN का बयानिया क्या होगा? देखिए, बहैसियत जमात तो हमारा जो हमारे तरक्यात काम हमने बड़े बड़े किए हैं, मोटरवेज बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, और इतनी हमने बिजली की जो कमी पूरी की है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके पहले दौर में हमने एटमी धमाका किया है। ये वो चीज़ें हैं मतलब जो हम अपने पार्टी लेवल के बयानी में पेश करेंगे। और जहाँ तक लोकल लेवल का मसला है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने शोरकोट की हर यूनियन कौंसिल में काम करवाया, और मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि कोई यूनियन कौंसिल उस वक्त उसको मैंने ऐसे छोड़ा हो, हाँ भले मुझे वहाँ से वोट मिले हो या ना मिले हो, मैंने हर यूनियन कौंसिल में काम करवाया। वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को भी पता है, और मैं लोगों को बताऊंगा कि मैंने पहले ये काम किए हैं, आइंदा मेरे ये काम करने के इरादे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ, मैं आपके दस्तखत से ये भी बताना चाहता हूँ कि अब मेरी कोशिश, अब हमने अभी भी 120 बेड का हॉस्पिटल करवा लिया है यहाँ। हाँ जी, ये करवा लिया मैंने। और जब हमदा साहब का 3 माह का दौरा आया तो उसमें मैंने NSCJ की मशीन भी मैं ले आया था, जो हमारे एक सियासी लीडर ने बाग में किसी को दी हुई थी, वो भी मैं यहाँ अब चल गई है। उसके बाद यहाँ पे अभी CT स्कैन हमारा मंजूर हो गया है, वो भी हमारा आ जाना है। और जो हमारे अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीनें बंद पड़ी थी वो भी मैंने चलवा दी हैं, और लेबॉर्ट्री में बहुत सारे ज़्यादा टेस्ट वो करवा दिए हैं। हम अभी मतलब पीछे लगे हुए हैं, लेकिन अभी जब हमारा ये जब 120 का ये हॉस्पिटल ये मतलब ऑपरेटिव हो जाएगा तो और बहुत सारे यहाँ शोबे आ जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला जो DHQ पे आपको सहूलियत मिलती है वो सारी यहाँ पे मिलेगी। इस वक्त जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं 40% टैक्स लग रही है, और अवाम जो है वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बिजली के बिल पे करे या अपना मकान का किराया दे या अपना जो राशन दे। जब इतनी मुश्किलात अवाम को होंगी और फिर ताज़ा ही अभी PDM की हुकूमत गई है, तो आप अवाम का सामना कैसे करेंगे? देखिए जी, मैं आवाम के सामने रोज़ करता हूँ। मैं तकरीबन डेली वापडा के दफ्तर भी जाता हूँ, वहाँ लोगों के बिलों का मसला, मीटरों का मसला, कनेक्शन का मसला, नए का पुराने का। इसलिए वो जो है ना, जो वापडा वाले मसाइल हैं वो रोज़ मेरे साथ लोग डिस्कस करते हैं। किसी ने गुस्सा निकालना है तो वो तो ताज़ा ताज़ा रोज़ निकाल लेते हैं। वो बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मसला है, इसमें कोई शक नहीं कि बिल अब गरीब की पहुँच से बाहर हो गए। जो हल्के की सियासत करते हैं उनको तो अवाम का सारा पता होता है, क्योंकि उनका मेल जोल होता है। जो यहाँ आप अवाम से वादे करते हैं, जब आप असम्बलियों में जाते हैं तो वो आपके जो दावे या वादे वो आपके पूरे नहीं होते, तो आप क्या फील करते हैं कि यार मैंने ये काम करना था लेकिन अब नहीं करवा सका, तो फिर अगले इलेक्शन में ये बात चली जाती है, तो आप इसके बारे में क्या मेरी बताएं? बात सुने, मैंने आपको पहले कहा ना कि मैंने हर यूनियन कौंसिल में काम करवाया है। मैंने जो लोगों से सब शोरकोट कैंट वालों से मैंने गर्ल्स कॉलेज का वादा किया था वो उनको मैंने दिया, उनको मैंने पानी की टर्बाइंस दी। शोरकोट वालों को मतलब भी मैंने इस वादा को नहीं किया था, इनको मैंने बॉयज़ कॉलेज की बिल्डिंग दी, हाउसिंग कॉलोनी जो पिछले 45 साल से हमारा मसला था, ना वहाँ पे बिजली थी, ना सड़कें, ना सीवरेज। मैंने उनको बिजली भी दी, उनको सड़कें दी, उनको सीवरेज भी दी। वो अलग बात है कि वो सीवरेज यार को नहीं संभाल सके या कोई ऐसी मिसमैनेजमेंट हुई है, लेकिन मैंने हर चीज़ उनको बना के दी है, और हॉस्पिटल अपग्रेड कराया। मतलब मैं कम से कम और मैं मतलब कभी नहीं बैठता था। वो मैंने हमेशा मतलब भी कोई हर वक्त मेरे हाथ में फाइलें होती थी,
और मैं मुख्तलिफ दफ्तरों में चक्कर, अगर मुझे चपरासी की भी रिक्वेस्ट करनी मैंने उससे भी की है, अगर सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट की है करनी मैंने उससे भी की है। मैंने फंड्स लिए हैं, मैंने जितने फंड्स मुझे एलिगेट हुए, जितने मैंने इधर उधर इकट्ठे करता था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया ज़ाया नहीं किया, सारे फंड्स लिए और लगाए। 2030 का जो इलेक्शन होगा, आपका जो पैनल है वो क्या साहबजादा आसिफ मुआविया साहब के साथ बनेगा या नहीं? 100% चांस ही है उनके साथ। क्या आपके मामला तय हो गए हैं? ऑलमोस्ट तय हो गए। मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या महसूस है कि आने वाली हुकूमत किसकी होगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी PMLN की बनेगी। जी नाजरीन, आपने एक्स MPA साहब की जो है बातों को सुना, और आज का हमारा वीलॉग भी यही था कि हमारे जो हल्के के मसाइल हैं आज उसको डिस्कस किया जाएगा, और जो हमारे MPA साहब हैं उसकी जो लाइफ स्टाइल है या बचपन में वो सियासत में कैसे है, आज इस पर हमने डिस्कस करनी थी। तो अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।